पवित्र पर्व रक्षाबंधन की दिली मुबारकबाद और शुभकामनाओं के साथ लघु कथा पाठमाला के दूसरे अंक रक्षाबंधन विशेषांक लेकर हाजिर है फेसबुक समूह लघु कथा पाठ जनसंचार जनमंथन से आपका ही एक साथी शेख शहजाद उस्मानी मध्य प्रदेश के शिवपुरी शहर से। नमस्कार साथियों, रक्षाबंधन के पवित्र संदेशों पर गौर करते हुए हम कामना करते हैं कि साहित्यिक गद्य विधा लघु कथा भी हमारी ऑडियंस यानी श्रोताओं, दर्शकों और पाठकों को समाज को नैतिकता के बंधन और प्रेम के धागों से बांधने के लिए चिंतन मनन का संप्रेषण करने के प्रयास में लगी रहे, सफल होती रहे। तो लघु कथा पाठमाला के इस दूसरे अंक के पहले पायदान पर लीजिए सुनिए दो महिला लघु कथाकारों की लघु कथाएं। इस रक्षाबंधन के विशेष अंक में पहले पायदान पर हम आपको सुनवाएंगे पहली लघु कथा और फिर दूसरे चरण पर आप सुन सकेंगे दूसरी लघु कथा। पहली लघु कथा हमें प्राप्त हुई है उदयपुर से। लेखिका हैं आदरणीय विभा रश्मि जी, जिनसे साहित्य जगत भली भांति परिचित है। इनकी लघु कथा का शीर्षक है रिश्ता। इसके बारे में हमें मोहतरमा विभा रश्मि जी ने बताया कि ये उनके उदयपुर की ही कथा है, जहां राखियां अधिकांशतः बोहरा समुदाय और मुस्लिम समाज के लोग ही तैयार करते हैं। तो सुनिएगा उनकी ये लघु कथा। शीर्षक है रिश्ता। लघु कथा इस प्रकार है। श्रावण की पूनो आने में अभी वक्त था। सकीना आपा का पूरा परिवार राखियां बनाने में जुटा था। हमारे छोटे शहर में उसकी बनाई खूबसूरत राखियां खूब धूम मचाती। हमेशा की तरह इस बार भी काफ़ी बड़ा ऑर्डर मिला था। हालांकि बाजार में प्रतिस्पर्धा कम न थी। सकीना आपा बुखार से निढाल थीं। हालत बिगड़ी तो अस्पताल में जांच के बाद भर्ती होना पड़ा। उन्हें खून चढ़ रहा था। डॉक्टर का कहना था कि जब तक प्लेटलेट्स सामान्य नहीं आ जाते उन्हें छुट्टी नहीं मिलेगी। अली मुंबई पढ़ने चला गया, वरना वो सारी भाग दौड़ कर लेता। सबके हाथ पांव फूल गए। ऐसे आड़े वक्त में बड़ी फूफी और उनकी बेटियां आगे आईं। दिन रात एक करके कर्मठ अंगुलियां मनमोहक स्नेह सूत्र बनाने के काम में जुटी हुई थीं। सकीना आपा की सकुशल घर लौट आने की खुशी दोगुनी हो गई जब फूफी ने गले लगाकर राखियों का ऑर्डर पूरा कर लेने की सुखद खबर सुनाई। लक्ष्मी स्टोर वाले अपना ऑर्डर उठाने आ पहुंचे थे। सकीना आपा ने देरी के लिए माफ़ी मांगते हुए पहले राखी उसकी कलाई पर बांध दी। तभी मोबाइल बज उठा। अली का फ़ोन था।
सकीना आपा बिस्तर पर बैठ गईं और मोबाइल कान से सटा अली को इधर के हाल बताने लगीं। मैं ठीक हूँ। राखियों का ऑर्डर फूफी ने पूरा किया। खुदा की रहमत। तुझे कमरा मिला? अभी दोस्तों के साथ कमरा शेयर कर रहा हूँ अम्मी। मेरा नाम ही परेशानी का सबब, वरना अब तक इतनी मुसीबत। कोई बात नहीं, मिलकर इकट्ठे रह लेंगे। हम कई दोस्त हैं। आप अपनी सेहत संभालें अम्मी। सकीना दुपट्टे से आंखें पोंछने लगी तो राखियों के डिब्बों को थैलों में सजाते हुए लक्ष्मी स्टोर वाले के बेटे ने सवालों से भरी निगाह से आपा को देखा। वे बोल पड़ीं, कमजोरी से आंखें ना जाने क्यों बार बार पन्निया रही हैं। वे वाक्य पूरा नहीं कर पाई थीं। चुन्नी आंखों पर रख उन्होंने अपने आंसू समेट लिए। लघु कथा संपन्न हुई। आदरणीय विभा रश्मि जी की लघु कथा रिश्ता के बाद सुनिएगा एक और छोटी सी प्यारी लघु कथा पाठमाला के दूसरे पायदान पर। दोस्तों, अब हम आपको दिल्ली की जिस युवा बहुमुखी प्रतिभा की लघु कथा सुनवाने जा रहे हैं, उनका नाम भी साहित्य जगत में अब जाना पहचाना है। अध्यापिका, लेखिका, रेडियो आर्टिस्ट, कवयित्री, ब्लॉगर, गोष्ठियों और कार्यक्रमों की संचालिका आदरणीय अंजू खरबंदा जी की लघु कथाएं भी पत्र पत्रिकाओं, संकलनों, वेबसाइटों, ब्लॉग्स वगैरह में प्रकाशित होती रही हैं। उनकी विभिन्न भाषाओं में अनुवाद भी प्रकाशित हुए हैं और उनका लघु कथा संग्रह भी प्रकाशित हो चुका है, जिसका नाम है उजली होती भोर, जिसमें मानवीय संबंधों और संवेदनाओं आदि से परिपूर्ण लघु कथाएं आप पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, नई सदी के लघु कथाकार लघु कथा पाठमाला के इस दूसरे चरण पर लीजिए सुनिएगा आदरणीय अंजू खरबंदा जी की लघु कथा। शीर्षक है 3 पीढ़ियां। लघु कथा इस प्रकार है। आ गई वापस? राखी पर क्या दिया तेरे भाइयों ने? ददिया सास ने घर में घुसते ही सवाल किया। 1100 रुपये और सूट दिया दादी। देखिए ना, कितना सुंदर सूट है। उह, तू तो मिठाई, फल, मेवे कितना कुछ लेकर गई थी, बदले में उन्होंने सिर्फ इतना ही दिया। हमेशा चुप रहने वाली सासू माँ ने बहू नूपुर को पानी का गिलास पकड़ाते हुए जवाब दिया, माँ जी, नूपुर राखी बांधने गई थी, बेचने नहीं। लघु कथा संपन्न हुई। तीनों पीढ़ियों के दिलचस्प संवादों के साथ बेहतरीन पंचपंक्ति युक्त लघु कथा के बाद अब चलते हैं लघु कथा पाठमाला के इस दूसरे अंक के अगले यानी तीसरे पायदान पर।
दोस्तों, लघु कथा पाठमाला के चरणों के मामले में प्रयोग करते हुए अब हम जोड़ रहे हैं दूसरी भाषाओं या बोलियों में लिखी गई या अनुदित लघु कथाओं को। तो इस तीसरे चरण में आज हम ले रहे हैं आदरणीय अंजू खरबंदा जी की लघु कथा तीन पीढ़ियाँ का राजस्थानी अनुवाद, जिसे हमने उनकी फेसबुक वाल से प्राप्त किया है। उनके प्रति और अनुवादक महोदया आदरणीय पूर्णिमा मित्रा जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए और उन्हें बधाई देते हुए अब हम आपको सुना रहे हैं ये लघु कथा। राजस्थानी में शीर्षक है तीन पीढ़ियाँ। तीन पीढ़ियाँ का ये राजस्थानी अनुवाद इस प्रकार है। आ गई पीरे सुपाछी इणवर थारा भाई थाने राखी काई नेक दियो। दादी सासू मीनासू बूझियो 1100 रुपया और ओ सूट। दादी सा ओ सूट कितनो सोवड़ो ही ने। मीना उत्साह सु बोली, तू तो भात भातरी मिठाइयाँ फल फरूट सूखा मेवा और भतीजा भतीजों रे खातर मूंगी मूंगी ड्रेसा लेर गई ही। बीरे सट्टे बसो सूट और 11 रुपया। दादी सासू मूंढो मचकावती सी बोली। मीना ने पानी रो गिलास झलाए सदी मून रेवण आली सासू जी बोलिया, मासा मीना राखी बांधवा गई ही। राखी रहे ओलाव सु राखी बेचवा कोनी। लघु कथा तीन पीढ़ियाँ का राजस्थानी अनुवाद तीन पीढ़ियाँ संपन्न हुई। एक बार पुनः लेखिका आदरणीय अंजू खरबंदा और अनुवादक महोदया आदरणीय पूर्णिमा मैत्री जी को हार्दिक धन्यवाद और बधाई इस बेहतरीन लघु कथा हेतु। दोस्तों, अब चलते हैं लघु कथा पाठमाला के चौथे चरण लघु कथा हलचल पर। आज इस पायदान पर संक्षेप में बता रहे हैं हमारे संवाददाता पाठक श्री लघु कथा वाला इस माह में संभावित प्रकाशित संकलन के बारे में। लघु कथा विधा के प्रति समर्पित संपादक जनाब योगराज प्रभाकर जी ने अपनी फेसबुक वॉल पर हमें सूचित किया है कि पटियाला से प्रकाशित होने वाली अर्धवार्षिक पत्रिका लघु कथा कलश का 10वां अंक यानी जुलाई से दिसंबर 2022 तक का अंक यानी पुरुष लघु कथाकार विशेषांक प्रेस में जाने के लिए तैयार है। इस अंक का खूबसूरत सारगर्भित प्रतीकात्मक मुख्य पृष्ठ भी जारी करते हुए बताया गया है कि लघु कथा कलश के इस अंक में 100 से अधिक पुरुष लघु कथाकारों की 160 से अधिक लघु कथाएं और कुछ शोधात्मक आलेख शामिल किए गए हैं। तो दोस्तों, ये तो थी लघु कथा हलचल। इस समय आप सुन रहे हैं लघु कथा पाठ जनसंचार जनमंथन फेसबुक समूह के कार्यक्रम लघु कथा पाठमाला का दूसरा भाग, दूसरा अंक यानी दूसरा एपिसोड। और मैं हूं शेख शहजाद उस्मानी। दोस्तों, आपको याद होगा कि लघु कथा पाठमाला के पहले यानी उदाहरण अंक में
हमने फिल्मकार जनाब अनिल पतंग जी द्वारा लघु कथा आधारित निर्मित लघु कथाओं लघु फिल्मों पर आमंत्रित समीक्षात्मक टिप्पणियां आपको सुनवाई थी। लघु कथा पर आधारित लघु फिल्मों की समीक्षात्मक टिप्पणियां हमने आपको उसमें सुनवाई थी और हमने कहा था कि कुछ टिप्पणियां जो उसमें शामिल हम नहीं कर पाए वो हम अगले अंक में सुनवाएंगे। तो लघुकथा पाठमाला के इस दूसरे अंक में 5वें और आखिरी पायदान पर हम शामिल कर रहे हैं कुछ टिप्पणियां। तकनीकी कारणों से कुछ विलंब के साथ हमें आदरणीय मनोरमा जैन पाखी जी की टिप्पणी भी मिली है। प्रारूप अनुसार ये हैं भिंड मध्य प्रदेश से। इन्होंने भी चुनौतियों की बात करते हुए सभी बिंदुओं पर अपनी बात कही है। आप कहते हैं लघु कथा फिल्मांकन के लिए जो चुनौती सबसे बड़ी है वो है लघु अवधि में कथानक को अभिनय द्वारा सशक्त रूप से पाठक तक पहुंचाना। बस यही तो चुनौती है। संप्रेषण कैसे हो, सटीक कैसे हो, सार्थक कैसे हो, लघु कथा के साथ न्याय कैसे हो। सहमत हैं हम आपकी बात से। लघु कथा में निहित संदेश सकारात्मक रूप से कैसे पहुंचे यह पटकथा पर निर्भर है। प्रथम चुनौती मेरी नज़र में यही है। आगे के बिंदुओं पर आदरणीय मनोरमा जी कहती हैं वो लघु कथाएं जो संदेशात्मक हों, सकारात्मक हों, सुझाव या समाधान सुझाएं, उनका चयन किया जाए। सामाजिक विसंगतियों पर लिखी जाने वाली लघु कथाओं को इसलिए अनदेखा नहीं करना चाहिए कि यह विषय पुराने हैं। हमारे आज के समाज में आज भी 30 से 40 वर्ष पुरानी घटनाएं घट रही हैं। इसके लिए सीमित संसाधनों में ही बढ़िया अभिनय द्वारा निर्माण किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। ये विभिन्न राय हासिल करने से हमको एक दृष्टिकोण मिलेगा, एक नज़रिया मिलेगा हमारे फिल्म निर्माताओं को और लघु कथाकारों को भी। जब आपसे अगले पॉइंट के बारे में पूछा गया तो ये लिखती हैं हूबहू सटीक कथ्य संप्रेषण के बारे में कि हूबहू सटीक कथ्य संप्रेषण हेतु पटकथा पर ध्यान देना आवश्यक है। साथ ही कथानक के छिपे मर्म को समझने और संवाद अथवा अभिनय से संप्रेषित किया जा सकता है। तो यहाँ मैंने भी एक जगह बात की है कि कही है कि लघु कथा की जो शैलियाँ होती हैं उसके अनुसार अगर लघु कथा का कथ्य संप्रेषण जो है सुलझा हुआ है, स्पष्ट रूप से पाठक तक पहुँचता है, तो फिल्मकार को और अभिनेता को भी मर्म समझने में, कथ्य समझने में, संदेश समझने में और उसको अभिव्यक्त करने में अभिनय द्वारा, संवाद द्वारा सुविधा होती है। तो बात वहीं आई ना कि प्रतीकात्मक और विवरणात्मक लघु कथाओं में यही दिक्कत आती है कि या तो पाठक भी नहीं समझ पाता, कई बार संप्रेषण नहीं हो पाता और कई बार वही समस्या आनी है लघु फिल्म के निर्माण के समय। तो संवाद पर लोग महत्व देते हैं कि संवादात्मक लघु कथाएँ हों तो बेहतर है और अगर विवरण अधिक है तो कम से कम 2 या 3 संवाद अगर उसमें समायोजित होते हैं ताकि प्रवाह अच्छा बने और कथ्य संप्रेषण अच्छा हो सके। तो संवाद की महत्वता पर आपने ध्यान आकृष्ट कराया। और आगे के बिंदुओं पर आप लिखती हैं कि आज पाठक व दर्शक प्रयोगों को महत्व देने लगे हैं। कथानक की संप्रेषणीयता तब प्रभावित हो सकती है जब बैकग्राउंड म्यूजिक दुखांत या सुखांत स्थितियों को
बिना संवाद के प्रस्तुत किया जाए। रंगमंचीय प्रभाव उत्पादकता हेतु आवश्यक भी है कि डिजिटल या कृत्रिम नाटकीयता के साथ लघु कथा प्रस्तुत की जाए। ठीक है, रंगमंचीय प्रभाव लाना है तो डिजिटल या कृत्रिम नाटकीयता का आप समर्थन कर रही हैं। और ये भी कहा आपने कि बैकग्राउंड म्यूजिक दुखांत या सुखांत स्थितियों को बिना संवाद के प्रस्तुत हो जाए। ऐसा बैकग्राउंड म्यूजिक हो कि बिना संवाद के भी दुखांत चल रहा है या सुखांत चल रहा है, मनोभाव भी अगर व्यक्त हो जाते हैं, तो यही तो कला है संपादक की, पटकथा लेखन की और फिल्मांकन की। तो ये धीरे धीरे मंझते जाएंगे जब इसमें हम सब मिलजुल कर एक दूसरे से राय मशवरा करेंगे। कलाकारों के चयन के बारे में आदरणीय मनोरमा जैन पाखी जी कहती हैं, कलाकारों का चयन उनकी संवाद अदायगी व अभिनय के आधार पर व लघुकथा के पात्रों के अनुसार करना उचित होगा। लघुकथा सांवले पात्र की है, वहाँ गौर वर्ण पात्र वह प्रभाव उत्पन्न नहीं कर सकता। ये भी अच्छी बात कही है आपने। हालांकि सीमित कलाकार होने के कारण और मेकअप वगैरह के खर्च वगैरह देखते हुए ये अभी संभव नहीं हो पा रहा होगा। आगे ये सब होगा, हम ऐसी कामना करते हैं। अब फिल्म यूनिट की बात करते हैं, कैसे तैयार हो कि कम बजट में ये काम हो जाए। तो इस बिंदु पर वो कहती हैं, इसके लिए फिल्म निर्माता को अपने आसपास के लोगों का चयन करना चाहिए, क्योंकि इससे वह पात्र उन्हें उपलब्ध भी होंगे। यद्यपि आज हर कोई अपने काम का मूल्य चाहता है, लेकिन ये फिल्म मेकिंग जो है, लघु फिल्म मेकिंग जो है, यह एक टीम वर्क है और अभिनय के लिए अवैतनिक रूप से यह कहकर तैयार किया जा सकता है कि अभिनय का अभ्यास और बारीकियां सीखने हेतु उनको आगे आना है। अतः इसकी कोई कीमत नहीं दी जाएगी, भविष्य में संभव है कि कुछ मिले, ऐसा कहकर नव कलाकारों से काम लिया जा सकता है अवैतनिक तौर पर। तो ये मनोरमा जैन पाखी जी जो हैं, जो कि एक लघु कथा लेखक भी हैं, दर्शक भी हैं और लघु फिल्मों के दर्शक भी हैं और वाचन भी कर सकती हैं, ऐसा उन्होंने लिखा है। और जहाँ तक ऑनलाइन मीटिंग के लिए प्लेटफॉर्म की पसंद की बात है, तो इन्होंने भी वही बात कही है, गूगल मीट। लेकिन ये जानकर अच्छा लगा कि आपको स्ट्रीम यार्ड भी पसंद है और इसका आपको अभ्यास है। बहुत खूब। हर ऐप की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं और कुछ कमियां भी होती हैं। स्ट्रीम यार्ड कठिन ज़रूर लगता है, लेकिन बहुत अच्छा लगता है इसमें मात्र 6 लोगों को मंच पर आसीन करते हुए कार्यक्रम का संचालन करने में, और रिकॉर्डिंग वगैरह की सब व्यवस्था जो है, और फीचर्स बहुत हैं इसमें। और हर ऐप में फीचर्स हैं, लेकिन जिसको जो जच जाए। अब बात आती है कि इन्होंने कौन कौन सी लघु फिल्में देखी हैं। तो इस प्रश्न के उत्तर में इस बिंदु पर वो लिखती हैं कि आदरणीय अनिल पतंग जी द्वारा निर्देशित व अभिनीत कुछ फिल्में इन्होंने देखी हैं। पटकथा, अभिनय व टीम वर्क, संपादन, निर्देशन सब कुछ बढ़िया है। कुछ फिल्में असर छोड़ने में असफल लगी मुझे, ऐसा पाखी जी कहती हैं। इसका कारण भी बता रही हैं वो। इसका कारण शायद लाउड संवाद या अभिनेता में अति नाटकीयता हो, ये कारण हो सकता है। हेमंत जी की आवाज़ में जो लघु कथा फिल्मांकन हो रहा है, वह संवाद अदायगी के कारण ही प्रभावी बन पड़े हैं, ये भी इन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है, लाउड संवाद और अभिनेता में अति नाटकीयता का जो आरोप लग रहा है, ये रंगमंचीय कलाकार की जो कला होती है उसके बारे में जो जानते हैं वो इस चीज़ को समझ सकते हैं कि रंगमंची कलाकार को एकदम से अगर हम फिल्म जगत में लाते हैं, तो उसके अभिनय में वो तो ओरिजिनल अभिनय कर रहा होता है, लेकिन दर्शकों को नाटकीयता लग सकती है। ऐसा कुछ फिल्मों में हमें लग सकता है, या संवादों की पुनरावृत्ति पंच पंक्ति या मुख्य पंक्ति के प्रभाव छोड़ने के लिए अगर रंगमंची कलाकार कर रहा है या निर्देशक करवा रहे हैं, तो उसके महत्व को हमें अभी फ़िलहाल समझना होगा कि उनका मकसद क्या है, ऐसे लाउड संवाद रखने के या संवादों की पुनरावृत्ति कराने की। या जैसा कि मैं यहाँ पर एक बात और मैं कहना भूल गया आप लोगों से, हर कलाकार, हर शिक्षक
की अपनी एक शैली होती है। हर कलाकार अपना एक विशेष अंदाज लेकर चलता है। जैसे कि शत्रुघ्न सिन्हा की अपनी अदायगी है, देवानंद साहब की अपनी अदायगी है, और राजकुमार साहब की अपनी है, तो मिथुन चक्रवर्ती की अपनी है, अमिताभ बच्चन की अपनी कोई ना कोई एक विशेष स्टाइल होती है। जो मिमिक्री आर्टिस्ट होते हैं वो जब करके बताते हैं तो अपन समझ जाते हैं कि कौन सा पॉइंट, कौन सी उनकी हैबिट, कौन सा जो ट्रेंड पे वो एक्टिंग करते हैं, पता चल जाता है। तो इसी तरीके से रंगमंची कलाकार भी अपना, या जो फिल्म अभिनेता होता है, कोई अपनी ये एक स्टाइल होती है। तो ऐसा भी इन फिल्मों में हमें देखने को मिलता है। हमें लगता है कि आदरणीय अनिल पतंग जी के अभिनय में भी उनकी एक अपनी एक विशेष छाप है। उस छाप को वो बनाए रखना चाहते हैं। शायद इस वजह से भी दर्शकों को लगता है कि उनकी टीम के जो अभिनेता हैं, रंगमंची कलाकार हैं, जो नए कलाकारों को वो ले पा रहे हैं। तो लाउड संवाद या अभिनय में जो नाटकीयता लग रही है दर्शकों को, इसी कारण लग रही है। इस कारण पे भी हमें गौर करना होगा। उसकी हम आलोचना नहीं कर सकते, ना कमी के रूप में मान सकते हैं। धीरे धीरे वो फिल्म जगत के तरीकों को समझ जाएंगे, तकनीकों को समझ जाएंगे, तो फिर वो अपने हिसाब से फिल्मों के हिसाब से भी ढालेंगे। लेकिन फिर उनकी रंगमंचीय प्रस्तुति में फिल्म का प्रभाव आने लगेगा। तो ये उनकी कुछ मजबूरी है जो हमें समझनी होगी। हालांकि जब कलाकार मिलते जाएंगे तो टेलीविज़न के कलाकार भी मिल जाएंगे, तो भी ऐसा संभव हो सकेगा। हालांकि हम देख रहे हैं कि टीवी के धारावाहिकों में भी नाटकीयता बहुत ज़्यादा है। स्वाभाविक पात्रानुसार अभिनय टीवी के धारावाहिकों में भी नहीं हो पा रही है। व्यवस्थाएं हैं, बजट का कारण भी होता है। खैर, अगले बिंदु पर हम जाएं तो इन्होंने कुल मिलाकर गुणवत्ता वगैरह पर बात लिखी हुई है। अच्छा लिखा है इन्होंने, लेकिन थोड़ा विलंब से ये टिप्पणी हमको प्राप्त हुई थी। लघुकथा फिल्मांकन एक सराहनीय प्रयास है। कुछ कथ्य अभिनय द्वारा स्पष्ट होने के साथ याद भी रह जाते हैं और प्रभाव भी छोड़ते हैं। अभिनय में नाटकीयता, लाउड संवाद व अतिरेक से बचना उचित होगा। संवाद मुलायम तरीके से निभाए जाएं। सीमित संसाधनों व बजट के अनुसार टेक्निक का उपयोग किया जा सकता है। अभिनय के शौकीन लोगों को जोड़ा जा सकता है। यही तो मकसद है। यही तो मकसद है। हमने आपसे कहा ना कि हम लघु कथाकार में से भी अगर कोई अभिनय में रुचि रखता है, या पटकथा लेखन में रुचि रखता है, या ऐसे फिल्म मेकर्स की किसी तरह से मदद करने की योग्यता रखता है, सुझाव तो दे ही सकते हैं ना। तो हमें कंधे से कंधा मिलाते हुए इनके साथ चलना पड़ेगा आगे के वर्षों में कुछ अच्छे परिणाम हासिल करने के लिए। आगे मनोरमा जी कहती हैं कि वर्तमान परिवेश में, ये तो खैर वही बात है जो पहले कह चुकी हैं, नया प्रयोग या कार्य करने पर आलोचना होती ही है, सफल होने पर समालोचना मिलती है, वही बात कही है। फिर प्रशंसा और सफलता के शिखर पर पहुंचने पर अनुयायी बन जाते हैं। ये सब बातें हम पहले भी एक टिप्पणी में कह चुके हैं। अब कलाकारों का चयन, लेखन, कहानी चयन, छायांकन, योग्य निर्देशक, बात के कार्य, संपादन, यूट्यूब वगैरह, इसकी बात की है इन्होंने। समाज को सीधा संदेश देने वाली, भाईचारा बढ़ाने वाली, धार्मिक उन्माद से परे, ये टिप्पणियों में बात आ चुकी हैं। आम दर्शक की रुचि, विषय का घिसा पिटा ना होना, ये सब बातें इन्होंने कही हैं कि इनका ध्यान रखा जाए। तो ये टिप्पणी हमें मिली भिंड, मध्य प्रदेश से आदरणीय मनोरमा जैन पाखी जी की। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें विस्तार से बिंदुवार तरीके से टिप्पणी भेजी। हमारे निर्धारित प्रारूप के परे स्वतंत्र टिप्पणियों में एक और महत्वपूर्ण टिप्पणी हमें मिली है, समालोचना जैसी, आदरणीय संध्या तिवारी जी से। आप लिखती हैं कि आदरणीय अनिल पतंग जी का कार्य वास्तव में सराहनीय है। उनके सेट कहानी के मांग के अनुसार बेहद सधे हुए होते हैं। पटकथा पर भी अच्छा कार्य होता है, लेकिन अभिनय थिएटर वाला है। देखिए, अभिनय के बारे में अभी मैंने रंगमंच की जो बात की है, उस बात से क्लियर हो जाएगी। और इन्होंने जो वो बात कही है, बहुत लोगों को ये बात समझ में आ रही है, और हमें इनकी
सीमितता, व्यवस्था व्यवस्था और व्यवस्था दोनों हमको मालूम है कि अभिनय थिएटर वाला अगर लगता है तो क्यों हो रहा है। ये कलाकार जैसे जैसे मिलते जाएंगे ये समस्या हल होती जाएगी। अब ये बता रही हैं, मतलब आदरणीय संध्या तिवारी जी बता रही हैं कि अभिनय जो होता है ना वो दो तरह का होता है, एक थिएटर वाला और एक सिनेमा वाला। थिएटर वाला अभिनय लाउड होता है और ओ टी टी वाला जो बारीक अभिनय होता है, क्योंकि सिनेमा वाले में हमारी गतिविधियों को कैमरा जो होता है बहुत बारीकी से पकड़ लेता है, जबकि थिएटर में बैठे दर्शकों की आंखें उतनी शिद्दत से अभिनय की खामी खूबी नहीं पकड़ पाती। और शायद अनिल पतंग जी के अतिरिक्त कभी कलाकार मुझे मंझे हुए नहीं लगते, इसलिए अभिनय बहुत सराहनीय नहीं कहा जा सकता। क्षमा सहित उन्होंने ये बात बेबाक तरीके से कही है और लग भी रहा है भाई। इतनी 85 फिल्में 500 600 लोक कथाएँ पहुँच चुकी हैं और उनमें से छांट के सिर्फ अनिल पतंग जी ही नहीं, उनकी पूरी टीम में जो कोऑपरेशन होगा, जो अंडरस्टैंडिंग होगी कलाकारों के साथ और पूरे दल में, उसके हिसाब से जो कुछ भी हो पा रहा है उसके हिसाब से ऐसा लग रहा है थिएटर के कलाकार मिल पा रहे हैं तो थिएटर की बात उसमें दिखाई देगी। ओटीटी जैसा या फिल्मों जैसा अभी नहीं लगेगा। और ये बात सही है, कितने अच्छे तरीके से आपने समझाया है कि मंच पर जब हम संवाद बोलते हैं तो कलाकार कैसे बोलते हैं और दर्शक किस तरह से जुड़े हुए होते हैं और क्या सीमाएं होती हैं। वही चीज़ जब फिल्म में होती है तो किस तरह से होती है, लेकिन रंगमंची कलाकार जब फिल्म में काम करता है तो उसी सीमा में रहकर वो काम करता है, तो उसका दर्शक उसको स्वीकार नहीं कर पाते कि फिल्म में थिएटर वाली बात आ रही है, रंगमंच वाली बात आ रही है। तो जहाँ तक अभिनय की बात है भाई, बिल्कुल पूरी टीम में जनाब अनिल पतंग जी एक अनुभवी फिल्मकार, अभिनेता, रंगमंच कलाकार हैं। उनकी अपनी एक शैली है। शैली हर भूमिका में हमको उनकी एक शैली लगती है, कॉमन शैली लगती है, तो वो भी थोड़ा परिवर्तन लाना पड़ेगा, टाइप्ड नहीं होना चाहिए। तो कुछ कलाकारों, रंगमंची कलाकारों का जो अभिनय है वो थोड़ा टाइप्ड लगता है कि हर लघु कथा में फिल्म बनाते समय उनकी शैली वही रहेगी, तो थोड़ा उसमें परिवर्तन लाना पड़ेगा। जब समीक्षाएं होंगी हम अपनी राय उन तक पहुंचाएंगे, इसी तरह से टिप्पणियां होंगी तो निश्चित रूप से समाधान भी निकलेंगे। यही तो मकसद था कि हमें अपनी लघु कथाओं पर फिल्म बनाने वालों को अपना फीडबैक इस तरह से देना होगा और हम आदरणीय संध्या तिवारी जी और ऐसी तमाम तमाम टिप्पणियों की, मनोरमा जी की, जिन्होंने बहुत बेबाक तरीके से, शुरू से ही बेबाक तरीके से हमें टिप्पणियाँ मिलना शुरू हो गई थी, ये एक अच्छी बात है। लेकिन अगर आप थोड़ा फॉर्मेट पर भी, प्रारूप पर भी बिंदुवार तरीके से लिखते तो ये एक बढ़िया अच्छा आलेख बनाने में हमें ये टिप्पणियाँ बहुत मदद होती हैं। हालांकि अभी भी इतनी सामग्री मिली है कि हम इतना बड़ा वीडियो बना पा रहे हैं ताकि पूरी सामग्री संबंधित दर्शकों तक पहुंच सके। इसलिए हम इसमें कोई काटा पीटी नहीं कर रहे हैं, पूरा का पूरा लेने की कोशिश कर रहे हैं और निश्चित रूप से इसका लाभ समस्त फिल्म मेकर्स यूनिट्स को मिलेगा और लघु कथाकारों को मिलेगा, समीक्षकों को मिलेगा। इस पर भी आलेख लिखे जाएंगे तो उनको भी इसमें मैटर मिलेगा। और आदरणीय संध्या तिवारी जी की टिप्पणी का समर्थन करते हुए उदयपुर से आदरणीय विभा रश्मि जी कहती हैं, अभिनय पर काम करना होगा जो पतंग जी कर रहे हैं। पारसी थिएटर में संवाद बहुत लाउड होते हैं जिससे पीछे बैठे दर्शक को सुनाई पड़े। सिनेमा में कॉलर माइक या बेतार माइक छोटी ध्वनियाँ पकड़ता है, इसलिए संवाद सहज ढंग से बोलना प्रभाव छोड़ता है। कथा के भाव के अनुरूप स्वर में उतार चढ़ाव हो, भाषा की शुद्धता अनिवार्य, अन्यथा ना लें। क्षमा या अन्यथा की बात नहीं है, ये तो समीक्षा है। समीक्षा में तारीफ ही थोड़ी लिखेंगे, हमें कमियां जो हैं इंगित करनी होंगी। तो आदरणीय विभा रश्मि जी संध्या तिवारी जी की टिप्पणी पर कमेंट करते हुए बेबाक टिप्पणी आप भी कर रही हैं, तो ये सब हमारे लिए उपयोगी है। लघु फिल्मों की गुणवत्ता कैसे बढ़े और प्रस्तुति बेजोड़ कैसे हो, उसके लिए आपने भी
संध्या तिवारी जी की टिप्पणी का समर्थन करते हुए अपने विचार यहाँ पर रखे हुए हैं। आदरणीय रांची से हैं शायद गीता चौबे जी, इन्होंने भी संध्या जी की बातों का समर्थन किया है और बेबाक टिप्पणी के लिए आभार व्यक्त किया है। बहुत बड़ी बात है ये कि अनिल पतंग जी पूरी नज़र रखे हुए हैं टिप्पणियों पर, हमारे समूह पर, व्हाट्सएप समूह पर और फेसबुक समूह पर, और पूरे प्रतिक्रियाओं पर जो लघु कथा फिल्म पर आधारित फिल्मों पर मिल रही हैं। तो इन्होंने संध्या तिवारी जी की टिप्पणी पर धन्यवाद देते हुए, आभार व्यक्त करते हुए आदरणीय अनिल पतंग जी ने कहा है, अब आपकी बेबाक टिप्पणी के लिए आभार। रचना सक्सेना भी अपनी टिप्पणियों के थ्रू इसमें शामिल हुई हैं। इन्होंने भी लिखा है कि वीडियो देखकर, मतलब लघु फिल्म देखकर महसूस किया लघु कथा बहुत अच्छी लगी, फिल्म अच्छी लगी इनको। इस तरह से कोई ना कोई सदस्यगण एक पंक्ति की, दो पंक्ति की जवाबी टिप्पणियाँ भी करते रहे हैं, उनको भी हम आभार व्यक्त करते हैं इसमें सहभागिता निभाने के लिए। तो ये हुई एक और स्वतंत्र टिप्पणी और जवाबी टिप्पणियों की बात। तो दोस्तों, लघु कथा पाठमाला के पहले अंक के जो शेष भाग रह गए थे, यानी कि जो शेष टिप्पणियाँ रह गई थीं, आदरणीय मनोरमा जैन जी की, आदरणीय संध्या तिवारी जी की, गीता चौबे जी की और रचना जी की और आदरणीय विभा रश्मि जी की, हमने यहाँ इस अंक 2 में उनको शामिल किया। कुल मिलाकर हमारा यह आयोजन सफल रहा था, जिसमें अपेक्षित टिप्पणियां हमको हासिल हुईं और हम भाग 1 बना सके और वीडियो का ये भाग 2 हमने बनाया। दर्शकों की ये मांग थी कि 5 मिनट से लेकर 15 मिनट तक का ही वीडियो बनाएं, क्योंकि आमतौर पर दर्शक जो हैं वो 2-3 मिनट ही दे पाते हैं, अधिकतम 15 मिनट दे सकते हैं। परिचर्चा या परिसंवाद में 1 घंटे की परिचर्चा से लोग लाभ ले सकते हैं, लेकिन इस तरह के वीडियो पाठ, लघु कथा पाठमाला जैसे कार्यक्रमों में लोग इतना धैर्य नहीं रख सकते हैं, इतना टाइम नहीं दे सकते हैं। तो हम अगले यानी कि तीसरे भाग से ऐसा प्रयास करेंगे कि 15 मिनट से अधिक का वीडियो ना हो। इस तरह इस अंतिम चरण के साथ ही आज का लघु कथा पाठमाला का यह दूसरा भाग, दूसरा अंक यानी दूसरा एपिसोड, और जिसका नाम हमने रखा रक्षाबंधन विशेषांक, अब यहीं संपन्न होता है। अपने दोस्त शेख शहजाद उस्मानी को अनुमति दीजिएगा। आपकी लघु कथाओं, सुझावों और मार्गदर्शन की हमें हमेशा प्रतीक्षा रहेगी। रक्षाबंधन उत्सव की पुनः बधाइयाँ और हार्दिक शुभकामनाएं। शुभ रात्रि, जय श्री राम।